हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लान। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को उसके हार्मोन्स रिलीज कराने के लिए ये स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है थायराइड ग्लैंड का। समझ में आया? रफली बटरफ्लाई शेप जैसा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्लस। आज इस क्लास में हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमारा चल रहा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। चैप्टर नंबर 6 है यूनिट 4 का, जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए, इसके मैं मेन चीज़ें आपको करा चुकी हूँ। मैंने हाइपोथैलेमस पूरा कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से और बाकी के सारे कुछ ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या क्या चीज़ें मैं आज आपको कराऊंगी। सबसे पहले हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, उसके बाद थायराइड ग्लैंड, फिर पैराथायराइड और पीनियल ग्लैंड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो ये ग्लैंड होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बाकी के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों। ठीक है, चलिए। द पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हाइपोफाइसिस भी कहा जाएगा, बहुत छोटा सा पी साइज्ड ऑर्गन है जो आपके हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे वाली तरफ प्रेजेंट होता है ना। सिचुएटेड एट द बेस ऑफ आवर ब्रेन। इट इज सिचुएटेड इन अ बोनी कैविटी, जिसको आप लोग पिट्यूटरी फोसा के नाम से भी जानते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे वाली तरफ प्रेजेंट होती है, ऑप्टिक नर्व के नज़दीक में। ठीक है, 2 पार्ट्स इसके प्राइमरीली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन शुरुआत में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, उसके बाद ये 2 पार्ट्स बना लेता है। पहला होगा आपका एंटीरियर या फिर एडिनो हाइपोफाइसिस भी हम जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। याद रखिएगा, अडल्ट ह्यूमन में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि 2 प्राइमरी पार्ट्स होते हैं। फिर तीसरा है पोस्टीरियर या फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस। तीनों के अलग अलग फंक्शंस है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले एक बार ये लोकेशन देखो यहाँ पर होता है हाइपोथैलेमस और इसके बिल्कुल नीचे वाली तरफ ये जो पार्ट प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये 2 फेजेस हैं, 2 पार्ट्स है इसके। एक है एंटीरियर पिट्यूटरी उधर वाला, ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन से हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स वहाँ पर एंटर कर जाते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से ये प्रेजेंट होगा। ऊपर वाला है हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके हार्मोन्स के बारे में। कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होंगे, एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में। देखो, इसको आप लोग एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलेंगे। एडिनो हाइपोफाइसिस, यहाँ से हार्मोन्स का फॉर्मेशन और सिक्रीशन दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए। पहला है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, नॉर्मल। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को उसके हार्मोन्स रिलीज कराने के लिए ये स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेगा। तीसरा, इसको थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं। तीसरा जो है दैट इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी ACTH, जो एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ताकि वहाँ के हार्मोन्स रिलीज किए जा सके, जैसे कि कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन वगैरह, ये सब कुछ। इसको हम लोग कॉर्टिकोट्रोपिन भी बोलते हैं। फिर है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिनको गोनेडोट्रोपिन्स भी बोला जाता है। और ये आप बेसिकली याद रखिएगा कि ये सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और टेस्टिस एंड ओवरी से जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा उसको भी स्टिमुलेट करेंगे। फिर आते हैं इसके बाद 5th हार्मोन पर, जो कि है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क का प्रोडक्शन कराना ब्रेस्ट के अंदर। ठीक है, फीमेल बॉडी में। तो इट इज़ प्रेजेंट एट ऑल टाइम्स, लेकिन इसका जो सिक्रीशन है वो प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के तुरंत बाद जो लैक्टेशनल पीरियड होगा उसमें ये इंक्रीज कर जाएगा। वैसे ही प्रेजेंट होता है हर समय। ठीक है, और फिर है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी थोड़ी अलग चीज़ है, ये सिक्रेट किया जाता है फ्रॉम इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड। बस यही एक हार्मोन है जो आपको याद रखना है, जो कि इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा। बाकी यहाँ तक के सारे हार्मोन्स जो अभी तक मैंने बताए हैं वो सब एंटीरियर पार्ट से रिलीज होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेलानिन प्रोडक्शन के लिए। मेलानिन जो कि एक स्किन पिगमेंट है, कलर पिगमेंट है, आपके स्किन कलर, आँखों के कलर, बालों के कलर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, जिसका दूसरा नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस।
न्यूरोहाइपोफाइसिस से हॉर्मोन्स का सिर्फ और सिर्फ सिक्रीशन होगा, फॉर्मेशन नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस पर्टिकुलर पार्ट से कोई भी हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हार्मोन्स सिक्रीट किए जाएंगे। कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। देखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज एंड सिक्रेशन ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। पहला है एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी ADH, ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन, जिसका काम होता है वाटर बैलेंस करना, रेगुलेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन। ये इसका प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन किडनी में जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तब। और दूसरा है ऑक्सीटोसिन, जो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। मैंने हाइपोथैलेमस में भी आपको बताया था, इसका काम होता है चाइल्ड बर्थ में हेल्प करना, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में, प्रेगनेंसी के दौरान। इसके साथ ही साथ ब्रेस्ट में ये मिल्क के इजेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ना, मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इमोशनल, बिहेवियरल, जो भी आपके अटैचमेंट्स होते हैं उन सभी के लिए ऑक्सीटोसिन ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इन दोनों हार्मोन्स का फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस में होगा, स्टोरेज सिक्रीशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होगा। बस ये चीज़ अलग है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए, डिसऑर्डर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है, तो 4 कंडीशंस आपको इसके अंदर पढ़नी होती है: ड्वार्फिज्म, जाइगैंटिज्म, एक्रोमैक्रिया और एक्रोमेगेली। सबसे पहले हमारे पास है ड्वार्फिज्म। अगर हाइपोसिक्रीशन हो, ठीक है, हाइपोसिक्रीशन हो ग्रोथ हार्मोन का चाइल्डहुड में, वो ड्वार्फिज्म है, बॉडी ग्रो नहीं करेगी, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। एक्रोमैक्रिया में डेफिशिएंसी ही होती है ग्रोथ हार्मोन की, लेकिन प्यूबर्टी में, ठीक है। जाइगैंटिज्म में हाइपर सिक्रीशन होगा, एक्रोमैक्रिया में भी हाइपर सिक्रीशन होगा। बस डिफरेंस इतना है, जाइगैंटिज्म बिफोर प्यूबर्टी और एक्रोमेगेली जो होगा वो आफ्टर प्यूबर्टी, बस ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये 4 कंडीशंस है जो कि ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्लैंड है दैट इज पीनियल ग्लैंड। अगेन बहुत ही छोटा सा, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये, ठीक है। ऑल्सो एक चीज़ और याद रखिएगा, पीनियल ग्लैंड ही वन ऑफ द लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है टू बी डिस्कवर्ड। इसके बाद कोई एंडोक्राइन ग्लैंड डिस्कवर नहीं हुआ हमारी बॉडी में, सबसे लास्ट है ये। ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ पाइन कॉन शेप्ड, ठीक है, स्मॉल ग्लैंड लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, 2 हेमिस्फेयर्स के बीच में, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के बीच में ही होगा। एंड इसको हम एपिथैलेमस भी बोलते हैं, इसको नहीं, जो हेमिस्फेयर्स है उनको हम एपिथैलेमस बोलते हैं, उन्हीं के बीच में प्रेजेंट होता है ये पीनियल ग्लैंड। इसको थर्ड आई भी बोला जाता है, ठीक है, तीसरी आँख। चलिए, यहाँ का मेजर सिक्रीशन जो है मेलाटोनिन है, और मेलाटोनिन हमारी बॉडी के सर्कैडियन रिदम को रेगुलेट करेगा। बॉडी की इंटरनल क्लॉक जो होती है, जो आपको स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट करने में हेल्प करेगी, उसमें ये मदद करता है, यही इसका प्राइमरी फंक्शन है। और यहाँ पर कैल्शियम आयन भी होंगे। कैल्शियम आयन रेडियोग्राफर की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आप अपने ब्रेन की स्कैनिंग करा रहे हैं, है ना, एक्सरे करवा रहे हैं, तो उसमें पीनियल ग्लैंड को जो लोकेट करने में हेल्प करेगा दैट इज़ कैल्शियम आयन, रेडियोग्राफर की तरह, टू लोकेट द मिडल ऑफ द ब्रेन इन एक्सरे इमेजेस, ठीक है, ये होता है। चलिए, ये देखो, ये छोटा सा ऑर्गन जो आपको दिखाई दे रहा है, बस यही है पीनियल ग्लैंड, ठीक है, बहुत ही छोटा सा। हार्मोन के बारे में बात की जाए तो यहाँ से 2 चीज़ें याद रखनी है आपको, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इज द प्रिकर्सर ऑफ मेलाटोनिन, यानी यहीं से ही ये बना है, तो ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। चलिए, द पीनियल ग्लैंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस न्यूरोस्टेरॉइड, ये सारी चीज़ें भी बनाता है। सेरोटोनिन इज द प्रिकर्सर ऑफ मेलाटोनिन। ऑलरेडी मैं ये चीज़ आपको बता चुकी हूँ कि मेलाटोनिन सेरोटोनिन से ही बना है, तो ये चीज़ें अलग अलग नहीं होती हैं, ठीक है। सेरोटोनिन को आप सिंपली एसिटाइलेटेड और मिथाइलेटेड करके मेलाटोनिन इजीली बना सकते हैं, और यही प्रोसेस होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइट के एक्सपोजर से मेलाटोनिन का सिक्रीशन अफेक्ट होता है। याद रखिएगा, लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, मेलाटोनिन का सिक्रीशन उतना कम होगा, ठीक है। लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, मेलाटोनिन का सिक्रीशन उतना ही कम होगा। मेलाटोनिन अफेक्ट्स योर सर्कैडियन रिदम, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए,
अगला हमारे पास है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को तो सभी जानते होंगे, सुना भी होगा आप लोगों ने इसके बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। और अगर मैं इसके प्राइमरी फंक्शन की बात करूं, वो है मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, थायराइड ग्लैंड, ये हमारे इस पार्ट में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ट्रैकिया के ऊपर एक बटरफ्लाई शेप जैसा ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसको आप थायराइड ग्लैंड ही कहेंगे। ठीक है, दिस ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द एंटीरियर, मीन्स जो सामने वाला पार्ट है, ऑफ योर नेक, ओवर द ट्रैकिया, ओवर द ट्रैकिया। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट रफली रिजेंबल्स द शेप ऑफ अ बटरफ्लाई। ठीक है, कुछ बटरफ्लाई शेप का ये स्ट्रक्चर होगा, और वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी है ये भी चीज़ याद रखिएगा। अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 ग्राम का इसका स्ट्रक्चर होता है ना। और इसका स्ट्रक्चर भी देख लो, लेंथ और विड्थ कितनी होगी, लेंथ 4 to 6 सेंटीमीटर, हर एक लोब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका, कुछ इस तरीके का। ठीक है, रफली बटरफ्लाई जैसा। तो हर एक लोब की जो लेंथ है वो होती है 4 to 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.3 to 1.8 सेंटीमीटर। एक लोब की बताई है, दोनों लोब्स समझ जाना। ठीक है, द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द एंटीरियर नेक बिटवीन C5 to T1 वर्टिब्री। तो सर्वाइकल 5th से लेकर थोरेसिक 1 तक ये प्रेजेंट होता है। चलो देखो, ये स्ट्रक्चर है थायराइड ग्लैंड का, ये पूरा। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है थायराइड ग्लैंड का, समझ में आया, रफली बटरफ्लाई शेप जैसा। आगे बढ़ते हैं, हॉर्मोन्स यहाँ से कौन कौन से रिलीज होंगे, तो 2 ही हॉर्मोन्स आपको यहाँ से पढ़ने होते हैं। थायरोक्सिन जो कि मेन हार्मोन है, इसी से ही आप ट्राइडोथायरोनिन बनाते हैं। तो मेन हार्मोन है इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट, ये इसके प्राइमरी फंक्शन है। और दूसरा होता है T3 यानी कि ट्राइडोथायरोनिन, जो कि ज़्यादा एक्टिव, रेगुलेट करेगा कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को, और ग्रोथ एंड नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए आसान भाषा में कि थायराइड ग्लैंड के हॉर्मोन्स काम क्या करते हैं, तो आप सिंपली बता सकते हैं नर्वस सिस्टम के ग्रोथ में हेल्प करेंगे, मेटाबॉलिज्म करेंगे। तो ये सारे फंक्शन होते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड के हॉर्मोन्स के। T4 मेन हार्मोन है, इसी से ही आपका T3 यानी ट्राइडोथायरोनिन बनेगा, जो ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, क्लियर। चलिए, कैल्सिटोनिन भी यहाँ से रिलीज होगा C सेल से, और इसका काम होता है ब्लड कैल्शियम लेवल को थोड़ा कम करना बाय इनहिबिटिंग बोन ब्रेकडाउन एंड प्रमोटिंग कैल्शियम डिपोजिशन। ये इसका प्राइमरी फंक्शन है। चलिए, क्या क्या यहाँ के ग्लैंड की वजह से, यहाँ के हॉर्मोन्स की वजह से क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, अब ये भी मैं एक बार बता देती हूँ आपको। सबसे पहला है हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर T3 एंड T4 का सेक्रेशन नॉर्मल रेंज से कम हो तो उसी को ही हम हाइपोथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, रीज़न क्या है, देखो, अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही है, या हाशीमोटो थायराइडाइटिस हो रहा है। हाशीमोटो एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ठीक है, और इस डिसीज़ के अंदर ये अफेक्ट करता है आपके थायराइड ग्लैंड को। अगर थायराइड ग्लैंड को ये अफेक्ट करेगा तो सिंपल सी बात है, वो अपने हॉर्मोन्स को सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स है, गोइटर हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, अलग से भी कराऊंगी। वेट गेन क्यों होगा, क्योंकि T3 एंड T4 का सिक्रेशन जैसे ही कम होगा, मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाएगा, है ना। मेटाबॉलिज्म कम होगा तो बॉडी का जो फैट है या जो वेट है वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए, फैटिगनेस, कोल्ड इंटॉलरेंस, स्लो हार्ट रेट, कॉन्स्टिपेशन, क्रेटिनिज्म, माइक्सेडेमा, तो ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है तो। दूसरी कंडीशन बनती है हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर T3 एंड T4 का सेक्रेशन नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है। अब इसकी वजह ग्रेव्स डिसीज़ भी हो सकती है। अगेन ये भी एक ऑटो इम्यून डिसीज़ ही है, लेकिन ये हाशीमोटो के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये एक ऐसी ऑटो इम्यून डिसीज़ है जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है T3 एंड T4 सिक्रेट करने के लिए।
तो अल्टीमेटली क्या होगा, T3 एंड T4 का अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा इसकी वजह से, या फिर थायराइड ट्यूमर भी हो सकते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो सिक्रेट करना शुरू कर देगा। सिम्टम्स क्या होगा, अब बिल्कुल उससे ऑपोजिट होंगे। कैसे, T3 एंड T4 जैसे ही ज़्यादा रिलीज होंगे मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करते ही बॉडी का फैट कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। वेट लॉस, हीट इंटॉलरेंस, नर्वसनेस, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, एक्सपो, थैलेमस, बल्जिंग आई वगैरह, ये सारी कंडीशंस होती हैं। गोइटर हो सकता है, ठीक है। अब इतनी देर से ये जो गोइटर के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ये है क्या, ध्यान से सुनना। गोइटर यानी एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। सिंपल, अगर थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज करे, हाइपो और हाइपर दोनों की वजह से ये कंडीशन हो सकती है। थायराइड ग्लैंड अगर अपने नॉर्मल साइज से इंक्रीज कर जाएगा, इन्फ्लेमेट हो जाएगा, तो उसी कंडीशन को हम गोइटर कहते हैं। और इसकी वजह से आसपास का जो एरिया है, जो ऑर्गन्स है, उस पर भी असर होता है सीधा सीधा। जैसे ईसोफेगस है, ट्रैकिया है, तो जिनको गोइटर की प्रॉब्लम होती है ना, वो सांस अच्छे से नहीं ले पाते, ना ही वो खाना प्रॉपर तरीके से खा पाते। ये सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। सिंपल गोइटर है, टॉक्सिक गोइटर है, तो ये सारे कंडीशंस है। एंड देन है थायराइडाइटिस। तो किसी भी वर्ड के बाद में अगर आइटिस आता है, दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन। थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन ही थायराइडाइटिस कहलाता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड। एग्जाम्पल, हाशिमोटो थायराइडाइटिस ऑटोइम्यून है, कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। ऑलरेडी ये चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड का ही भाई है, ठीक है। कहाँ ये प्रेजेंट होगा, थायराइड, जैसे ये थायराइड ग्लैंड है, इसके ही पीछे वाली तरफ 4 छोटे छोटे से थायराइड पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम सिर्फ एक ही है, पैराथायरॉयड हार्मोन को सिक्रेट करना, ठीक है। द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर 4 स्मॉल ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। हार्मोन क्या रिलीज होगा, एक ही रिलीज होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन, और उसका एक ही काम होता है कैल्सिटोनिन के फंक्शन को अपोज करना। वो ब्लड कैल्शियम लेवल को घटा रहा था, ये बढ़ा रहा होगा, खत्म, यही इसका काम होता है। इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। करेगा क्या ये, देखो, ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। जैसे ही ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, बोन का जो रीजॉर्प्शन है वो इंक्रीज करेगा। बोन के रीजॉर्प्शन इंक्रीज करते ही जो बोन ब्रेकडाउन है वो शुरू हो जाएगा, और वहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज होना शुरू हो जाएगा आपके ब्लड में। ये कंडीशंस बनती हैं आपके इसके अंदर पैराथायरॉयड ग्लैंड में, ठीक है। ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है, इनडायरेक्टली वाया विटामिन डी इनएक्टिवेशन, तो ये सारी चीज़ें होंगी। रिड्यूसेस कैल्शियम एक्सक्रीशन एंड इंक्रीजेस फॉस्फेट एक्सक्रीशंस बाय किडनी, तो ये सारे प्रोसेस है जिनकी हेल्प से ये ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, तीनों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है तुमको, ये देखो, ये थायराइड ग्लैंड सामने से वैसा दिखाई देगा, और इसको अगर तुम, ये थायराइड है, इसको पलट दोगे तो यहाँ पर दिखाई देंगे आपको छोटे छोटे से 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड, जिनका एक ही काम है पैराथायरॉयड हार्मोन को सिक्रेट करना, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ दीज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। मैंने 4 ग्लैंड्स आपको करा दिए हैं, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड एंड पैराथायरॉयड, बहुत ईजी है। अब इसके बाद 2 से 3 या 4 ग्लैंड्स और बचते हैं, पैनक्रियाज, अड्रीनल, फिर बचता है हमारे पास थाइमस, एंड देन जो गोनैड्स है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट अब नहीं होगा। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास के अंदर इसके लास्ट पार्ट के साथ, एंड तब तक के लिए थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस। थैंक यू।